Welcome to Vyaspeed. In last lecture, I explained how to calculate or compute capital gain, short-term and long-term capital gain. Now, in this lecture, we're going to explain you about the exemption from capital gain. So, while computing taxable capital gain, there are some exemptions which are given from the capital gain. First of all, is capital gain arising on the transfer of residential house, section 54. This section contains the transfer of residential house, that is section 54. Capital gain arising on the transfer of residential house. Now, transfer of assets. Which assets is transfer? That is residential house. Purchase of assets. वापस आप कौन सी एसेट्स परचेस करेंगे? रेजिडेंशियल हाउस बेचा, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा. या एक चीज नोट करने की है, एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब हम उस कैपिटल गेन को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे. एक एसेट्स बेचने से, सेल करने से हमें कैपिटल गेन हो रहा है और उस कैपिटल गेन को अपन और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो किस एसेट्स को बेचने से और वापस नई एसेट्स कौन सी खरीदने से हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, वो सारा इस एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है. तो सबसे पहला था कि कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होगी? रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर होगा. वापस क्या खरीदेंगे? रेजिडेंशियल हाउस खरीदेंगे. देन कंडीशन, हर एग्जेम्पशन की कुछ कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन, ओन्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ. जो हाउस है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ से ओन्ड होना चाहिए और हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 24 मंथ्स बिफोर ट्रांसफर. उसके पास, एसएससी के पास वो हाउस 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए. अगर 24 मंथ से पहले वो अगर उसको सेल कर देता है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. वापस ये ड्यूरेशन है. हर एग्जेम्पशन के लिए हमें एक ड्यूरेशन दी जाएगी कि कितने ड्यूरेशन में हमें वो करना है इन्वेस्टमेंट वापस. सो इट इज ड्यूरेशन. व्हाट इज द ड्यूरेशन? परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस. वापस आपको क्या परचेज करना है? एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, सेल करने से पहले, या फिर 2 इयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर करने से 2 साल के अंदर अंदर. तो अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, सपोज आपने एक रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है 30 जून 2018 को, तो या तो एक साल पहले मतलब जून 17, या आने वाले 2 साल मतलब जून 20 तक आपको या तो एक मकान खरीदना है. और अगर हाउस अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देन इट विल बी 3 इयर्स. कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल के अंदर अंदर हमें उस हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है. मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा कंप्लीट करना. क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन हमें मिलेगा? डिडक्शन हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जितना कैपिटल गेन हमें हुआ है वो, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, नई एसेट्स की कॉस्ट. सपोज आपको कोई भी एसेट्स बेचने से आपको कैपिटल गेन होता है 5 लाख रुपए का और आपने नई एसेट्स परचेज करी है 3,50,000 की. तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस. तो इन दोनों में से लेस कौन सा है? 3,50,000 इज लेस. तो 3,50,000 का हमें क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा. और 1,50,000 जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे. वहीं अगर आपने नई एसेट्स जो है वो 6 लाख में परचेस करी है, तो इन दोनों में से कम कौन सा है? इन दोनों में से 5 लाख कम है. तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. नाउ, if amount is not utilized then deposited in capital gain account scheme. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. अगर आपने अमाउंट को यूज नहीं कर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कराया है तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. लेकिन उस एग्जेम्पशन की लिमिट जो है वो वही रहेगी जो हाउस नया परचेज करने की है. तब तक अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो भी आपका टैक्सेबल माना जाएगा. तो ये फर्स्ट एग्जेम्पशन था. फर्स्ट एग्जेम्पशन इज परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस. कंडीशन उसकी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा और अमाउंट क्या होगा. हर एग्जेम्पशन को अपन इसी हेड में समझेंगे. नेक्स्ट इज कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 54B. नाउ अब सेक्शन 54B में एग्रीकल्चरल लैंड आता है.
जैसे अभी अपन ने देखा था रेजिडेंशियल हाउस, सेम इन दिस वे देयर इज एग्रीकल्चर लैंड, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आपने ट्रांसफर क्या किया है, एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया है, और वापस भी परचेज क्या किया है, एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है। कंडीशन क्या होगी, ओन्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, परचेज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड विद इन अ पीरियड, ये ड्यूरेशन, अगेन इट इज अ ड्यूरेशन, अगेन ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में हमें परचेज करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब इसको कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते, तो वो कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा। और अगर कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जो आप अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर पाए, दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। हाँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे आने वाला एग्जाम्शन हो, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इस एग्जाम्शन को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया और वापस 24 मंथ्स आपने उसको नहीं रखा और उससे पहले ही आपने उसको सेल कर दिया, तो जो भी एग्जाम्शन आपको मिला है वो विड्रॉल कर ली जाएगी। So the next is capital gain arising on compulsory acquisition of land and building. Under section, it is under section 54D. Now which assets is transferred? Land and building. Purchase of assets, again land and building for re-establishment or setting up the new industrial undertaking. अगर कोई industrial undertaking का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है और आप उस वापस कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं सेम पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए या फिर उसको सेटअप करने के लिए, तो जो भी एक्सपेंसेस आप करेंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। कंडीशन, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो वो एटलीस्ट 2 ईयर के लिए यूज होनी चाहिए, मतलब 2 साल यूज करने के बाद आप कर रहे हो। और नेक्स्ट इज द, इट इज द ड्यूरेशन, कि कब हमें उसका यूज करना है, जो कैपिटल गेन हमें हुआ है, तो दैट इज विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की डेट से 3 साल के अंदर अंदर हमें वो परचेज कर लेना है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है उन दोनों में से जो कम होगा उसका हमें एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर कोई अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है देन इट विल बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। नेक्स्ट, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स, सेक्शन 54 EC। 54 EC में हमें यह समझाया गया है कि अगर हमें कोई कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेचने से, इंपॉर्टेंट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और वापस आपने क्या खरीदी है, स्पेसिफाइड एसेट्स। स्पेसिफाइड एसेट्स अभी क्लियर करते हैं कि स्पेसिफाइड एसेट्स क्या होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वापस परचेज किया लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स का मतलब है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स मींस एनी बॉन्ड्स, किसी तरह का कोई बॉन्ड विच इज रिडमेबल आफ्टर 3 year, जो 3 साल बाद क्या होगा, उसका रिडम्पशन होगा, एंड इशूड बाय, किससे इशू हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा, लेकिन ऑन और बिफोर 1/4/2007, आफ्टर सॉरी ऑन और आफ्टर 1/4/2007 बट बिफोर 1/4/2018, 1 अप्रैल से पहले होना चाहिए। सेम द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1/4/2007 से लेकिन पहले, और 1/4/2018 से पहले। द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन और आफ्टर 15/6/2017 और before 1/4/2018, and the Indian Railway Finance Corporation before after 8/8/2017 और before 1/4/2018। इन 4 के द्वारा जो भी बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे जो कि रिडमेबल होंगे 3 साल के बाद, उसे हम स्पेसिफाइड एसेट्स कहते हैं। कंडीशन क्या होगी कि नया जो भी है ये ड्यूरेशन, फर्स्ट ही इट इज द ड्यूरेशन कि कब हमें उसको परचेज करना है, इट इज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज विद इन द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर।
ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर हमें वो इन्वेस्टमेंट कर देना है। अगर 6 महीने के बाद अपन इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। If new asset is transferred or converted into money within 3 years of the purchase of the amount exempted, capital gain shall be chargeable to tax. उसका विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपने जो भी नई एसेट्स परचेस करी है उसको 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है, इन सबको अगर आपने इन सबको 3 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर दिया है कैश में या ट्रांसफर कर दिया है उसको, तो फिर जो भी एग्जेम्पशन आपको मिला है वो विड्रॉ हो जाएगा। और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो होगा आपका 50 लाख, 50 लाख रुपए से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्वांटम ऑफ डिडक्शन सेम, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, सो इट इज द सेक्शन 54 EC। Now, capital gain arising on the transfer of long-term capital assets invested in residential house। कोई भी long term capital assets आपने बेची हो लेकिन वो residential house नहीं होना चाहिए और आपने वापस रेजिडेंशियल हाउस परचेस किया है, तो ट्रांसफर ऑफ एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। देन परचेज ऑफ एसेट्स रेजिडेंशियल हाउस, वापस आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं और रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं देन इट विल बी exempted under section 54। if you sell a residential house and purchase a residential house then it will be exempted under the section 54। but अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स बेची है, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कुछ भी है, और वापस आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है देन सेक्शन 54F में, इन दी सेक्शन 54F में आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। एसएससी डज नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस, एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर, दिस इज द अगेन ड्यूरेशन, कब आपको परचेज करना है, मतलब जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है कब आपको उसका वापस इन्वेस्ट करना है। तो परचेज विद इन द 1 ईयर बिफोर और विद इन द 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो भी डेट ऑफ ट्रांसफर है, सपोज आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर 1/6/2018 है, तो या तो इससे पहले 1 साल या इसके 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, नया रेजिडेंशियल हाउस परचेस करना है। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो 3 साल में आपको एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो ही ये एग्जेम्पशन मिलेगा। हर एग्जेम्पशन में आपको ड्यूरेशन बहुत ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखना है कि वो उस ड्यूरेशन में आता है या नहीं आता, इट इज इंक्लूडेड इन द ड्यूरेशन और नॉट, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अब यहां क्वांटम ऑफ डिडक्शन 2 तरह का है कि आपको कैपिटल गेन हुआ, सपोज आपको कैपिटल गेन हुआ 5 लाख का, ये 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, आपने ज्वेलरी बेची थी और 5 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ। नाउ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल हाउस देन यू विल गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि क्या वो पूरा कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट कर दिया या उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया। अगर जैसे आपको कैपिटल गेन 5 लाख का होता है और ये पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट कर देते हो, आपने नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा 8 लाख रुपए में, इसका मतलब आपने ये पूरे 5 लाख जो है वो एक्सपेंड कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, ये पूरे इन्वेस्टेड है इन दी कैपिटल गेन इन दी न्यू हाउस, तो पूरा का पूरा 5 लाख जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट टोटल 5 lakh is exempted if the part of the capital gain invested in residential। अब इस 5 लाख में से आपने 3 लाख रुपए का नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया और 2 लाख रुपए आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, तो डिडक्शन का अमाउंट पूरा नहीं रहेगा। देन अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कितना कैपिटल गेन हुआ है, जैसे आपको 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ तो 5 लाख आ जाएगा। नेट सेल्स कंसिडरेशन, सपोज आपने 10 लाख रुपए की नेट सेल्स की थी और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, मान लो नया हाउस आपने 3 लाख में खरीदा था, इससे जो अमाउंट आएगा वो आपका एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। सो इन दिस वे यू गेट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। इफ एनी अमाउंट इज अनयूटिलाइज्ड देन इट विल बी डिपॉजिटेड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और उससे पहले अगर विड्रॉ कर लिया गया और यूज नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। Now,
Capital gain arising on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from a urban area. Section 54G. अगर ऐसा कुछ है कि आप कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर दिया गया है अर्बन एरिया में, तो फिर डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54G. ट्रांसफर लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इन द नेचर ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड, अदर एसेट्स नहीं होनी चाहिए. परचेज, अगेन न्यू प्लांट आपने परचेज किया है, न्यू मशीनरी परचेज की है, या आपने शिफ्टिंग के लिए कोई एक्सपेंसेस किए हैं, दैट विल बी exempted. Condition: asset should be used for the purpose of the business of industrial undertaking situated in urban area. Asset should be transferred in connection with the shifting of undertaking to a non-urban area, and amount of capital should be utilized within a period of 1 year. Again, it is the duration for the exemption. This is the duration for the exemption कि एक साल में within the 1 year before or 3 years after the date of transfer. डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर और 1 साल से पहले आपने ये एक्सपेंसेस किया हो. क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, मतलब जो भी आपने नया इन्वेस्ट किया है वो, और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, एंड इफ अमाउंट इज not utilized, deposited in capital gain account scheme. Now, capital gain arising on the transfer of assets in the case of shifting of industrial undertaking from the urban area to the special economic zone. Now, पहले था urban area से non-urban area, और now it is to special economic zone. All provisions are same except the word non-urban area. It's replaced by special economic zone. Same शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो, लेकिन प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह नहीं होना चाहिए. कंडीशन: एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल इन अर्बन एरिया, और एसेट्स ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सेम ड्यूरेशन, अगेन here is the duration is amount of capital gain utilized within a period of 1 year before or 3 years after. Within 3 years after. Quantum of deduction, again the new assets, cost of new assets or capital gain, whichever is less, and the amount is not utilized then deposited in capital gain account scheme. याद रखना है कि अगर ये ड्यूरेशन नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, या उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. ड्यूरेशन से पहले आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा. थैंक यू so much. Hope you all will understand the exemptions from capital gain. In next lecture, going to explain you the cost of acquisition. Thank you so much.